तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज फिर हम हरियाणा के भिवानी बोर्ड में हैं, HBSC। और सिर्फ दो विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला विषय 10वीं और 12वीं की क्लास, दूसरा विषय HTET। पीक टाइम है दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई 5-6 महीने पहले वीडियो बनाओ, बहुत पीक टाइम है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम भी है। तो इसी विषय में बहुत ज्यादा लंबी इंटरव्यू ना करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर श्री पवन कुमार जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जगदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद। और आपने इतने मतलब यूँ कहिए परिस्थितियाँ थोड़ी सर्दी ज़्यादा है जी तो समय निकाला, इसके लिए आपका स्वागत है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था सर, आपने बहुत गजब की बातें बताई और वे अभी तक लोगों में पॉजिटिव है हमारा वो इंटरव्यू। कई बार मेरे को ये लगता है वो इंटरव्यू पता नहीं कैसा गया होगा कैसा नहीं, लेकिन काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं फिर से उसी एक सवाल पे आता हूँ। मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि जी हर बार बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब की बार स्टाफ उठ के आ जाए, बच्चे ना जाएं? क्योंकि सर्दी है, भर भर के बसें जाती हैं, कोई ऑटो में जाता है, कोई साइकिल में जाता है, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या ऐसा अब की बार इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल, जैसा कि जगदीप जी आपने उस समय भी जिक्र किया था जी कि खास तौर पर छात्राओं को यदि अपने विद्यालय की बजाय दूसरे विद्यालय में, और खास तौर पर जो कि 2, 4, 5 किलोमीटर और इससे भी दूरी पर है, वहाँ जाना पड़ता है, तो न केवल उनको परेशानी आने जाने में है, बल्कि इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी विषय काफ़ी गंभीर विषय होता है। तो बाकायदा इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो परीक्षार्थी हैं उनका परीक्षा केंद्र सबसे पहले तो उनके गांव में ही होगा। गांव में यदि सरकारी विद्यालय में सुविधाएं, जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई 6 फीट से ऊंची उनकी बाहर की दीवार बाउंड्री यानी स्कूल की है, कम से कम 14 या 15 उसमें CCTV कैमरा लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो खिड़कियां हैं उनमें जाली लगी हुई हैं, और फिर यदि कहीं कोई थोड़ी बहुत इस प्रकार की संभावना डिस्टरबेंस की है तो वहाँ हम बाकायदा ग्राम पंचायत से और स्कूल प्रशासन से भी यह अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप पूरी तरह से, पूरी जिम्मेवारी से, सजगता से परीक्षाओं के समय आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे, जिसके कारण हमने ये फैसला लिया है कि गांव में ही परीक्षा केंद्र इस बार बनाए जा रहे हैं। और यदि गांव में सरकारी स्कूल में कहीं थोड़ी बहुत किसी प्रकार की यदि कमी है तो प्राइवेट स्कूल को, फिर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, उसको हमने इसके लिए कंसीडर किया है। सर अक्सर गांवों में, शहरों में बातचीत चलती है भाई CBSE के स्कूल ज्यादा खुलने लग रहे हैं, बच्चे उनमें ज्यादा होने लग रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा या हुआ है कि अपने हरियाणा बोर्ड में भी हरियाणा की भागीदारी ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा एडमिशन लें? इस बारे में कुछ प्लान होता है? इस बारे में कुछ सोचते हैं आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने जगदीप जी किया है ये। यदि मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त जो स्कूल हैं, एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं, उनकी बात बताऊं जी तो हरियाणा सरकार की जो शिक्षा के मामले में पॉलिसी है, जी जैसे कि NEP 2020 भी हरियाणा में लागू हो चुका है, जहां पर बालवाड़ी या यूं कहिए कक्षा 3 तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ साथ फिर जैसे आगे की जो शिक्षा है उसके बारे में भी बड़ी गंभीरता से हरियाणा सरकार स्कूलों के हर प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनका एकेडमिक लेवल है, चाहे उनका स्टाफ यानी HR, जिसे ह्यूमन रिसोर्स की बात हम जिसमें करते हैं, टीचिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, या फिर जैसे कि साफ सफाई स्वच्छता की बात है, फिर उसके बाद विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की बात है, तो हर एक पहलू पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से और बड़े अच्छे बजट के साथ हरियाणा सरकार इस पर कार्य कर रही है। मैं इसमें यह बात भी थोड़ी ऐड करना चाहूँगा जी कि कल ही हमारी एक बैठक हुई थी और आज भी उसी विषय पर यहाँ मैंने SCRT से डायरेक्टर को बुला रखा है। अभी यहाँ पर हमारी बैठक होने जा रही है, जिसमें हम जो सिलेबस है और जो सिलेबस के साथ साथ पुस्तकें हैं उनको इस प्रकार से हम फ्रेम करने जा रहे हैं
जिसमें हरियाणा में जो बच्चे पढ़ने वाले, जो स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको अपनी संस्कृति का, अपने वातावरण का, अपने सराउंडिंग्स का, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है, चाहे वह मतलब आने वाले समय में रोजगार से संबंधित है, उसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जिस प्रकार से शिक्षा नीति में बदलाव हो रहे हैं और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय गंभीरता से इसके ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, तो निश्चय ही आने वाले समय में आपको बड़े गुणात्मक इसमें सुधार मिलेंगे और विद्यार्थियों को स्कूल अपने आप में, विद्यालय अपने आप में एक ऐसी जगह अनुभव होगा जहां उनका सर्वांगीण विकास होगा, न केवल शिक्षा का, स्वास्थ्य का भी, उनका फिजिकल का, स्पोर्ट्स का भी, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज का, सभी प्रकार की शिक्षाएं आज के दिन मतलब हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में देने का प्रावधान किया जा रहा है। सर कई बार ये जिक्र भी चलता है भाई अब की और हर बार की तरह अब हरियाणा बोर्ड के बच्चे कम होते जा रहे हैं। क्या इस टाइप का कोई प्रावधान भाई अब हमारे हरियाणा बोर्ड में अब की और बच्चे ज्यादा एडमिशन लेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, कोई ऐसा आंकड़ा है 10वीं 12वीं को लेके या कोई और फिक्स आंकड़ा? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हरियाणा सरकार जिस प्रकार से विद्यालयों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है, योजनाएं जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने बनाई हैं, इससे न केवल विद्यालयों के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का जो वातावरण है उसमें सुधार हुआ है, बल्कि विश्वास भी विद्यार्थियों का और अभिभावकों का बढ़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अब इस बार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं के यदि में परीक्षार्थी जो आने वाले अपने इसी सेशन में 2026 फरवरी में जो एग्जाम होंगे, उसमें 60,000 परीक्षार्थी हमारे इस बार एक्स्ट्रा पिछले साल से ज्यादा एनरोल हुए हैं। इसका सीधा सीधा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब हरियाणा सरकार की जो शिक्षा के प्रति नीतियां हैं उन्हीं का परिणाम है कि विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त जो स्कूल हैं उनमें ज्यादा विश्वास बढ़ा है, गुणवत्तापूर्वक वहाँ शिक्षा दी जा रही है और अन्य सुविधाएं, चाहे वह खेलों से संबंधित हों, चाहे वह स्वास्थ्य की हों, चाहे वह मतलब वहाँ साफ सफाई की हों या बच्चों में संस्कार देने की, जैसे मतलब जो आज के दिन बड़ी गंभीरता से विषय चल रहा है, बहुत अच्छी प्रकार से दिया जा रहा है। सर अब की बार जो एग्जाम होंगे 10वीं 12वीं के, पहला सवाल तो यही कि वो कब होंगे, एस्टिमेट आपने लगाया हो भाई हाँ तब से लेकर तब तक हम कर देंगे बच्चों को फ्री, और उनका रिजल्ट कब तक आएगा? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि एग्जाम में कुछ नया परिवर्तन है आपकी बार? हाँ बिल्कुल, जैसे कि बड़ा सिंपल इसके बारे में एक यूँ कहिए कि निष्कर्ष है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो एक मतलब गुणवत्ता है या यूँ कहिए जो क्वालिफिकेशन है किसी की, उसको सर्टिफाई करना है और इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरा वर्ष कार्य करता है, चाहे वह मतलब परीक्षा के सुधारों से संबंधित हो, चाहे परीक्षा प्रणाली से संबंधित हो। तो जहाँ तक सवाल 2026 फरवरी में जो परीक्षाएं अभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की होनी हैं, इसके साथ साथ जो अन्य क्लासेस की जो परीक्षाएं हैं, मैं सभी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम 21 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं सभी परीक्षार्थियों की 10वीं और 12वीं के जो परीक्षार्थी हैं खासतौर पर उनकी लेने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही उत्तर पुस्तिकाएं उनको प्रोवाइड करवाएगा। इससे यह फायदा परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को होगा कि परीक्षा के प्रति उनके दिमाग में एक जो भय, यदि कोई थोड़ा प्रेशर है, वह दूर होगा। इसके साथ साथ उनको यह भी ज्ञान होगा कि भाई क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। दूसरा, इसके साथ साथ जैसे कि जो एक कार्यशैली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की है, जिसमें हम पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि परीक्षाओं की गुणवत्ता और या यूँ कहिए सुचिता और गुणवत्ता का जो परीक्षाओं का एक सत्र हम मेंटेन करके रखते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और हमारी तैयारियाँ जो सत्र 25-26 का है, जो 26 में अभी परीक्षाएं होनी है फरवरी में, पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं। हम फरवरी 25 से यानी 25 फरवरी 2026 से हम 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाने जा रहे हैं। सर एस्टेट की परीक्षा कब तक आयोजित होने का अनुमान है? एस्टेट 2025 का जो प्रक्रिया है वह तो हमने दिसंबर 2025 से ही आरंभ कर रखी है और इंतज़ार सिर्फ
उच्च अधिकारियों से या शिक्षा निदेशालय से कहिए कि तिथि फाइनल करने का है। संभावित तिथि हमने 17-18 जनवरी दी थी, लेकिन कुछ मौसम की विषमताओं को देखते हुए 17-18 जनवरी संभावित जो तिथि थी वह संभव नहीं हो पाई है। और अपेक्षा हम कर सकते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में या जैसा भी ऊपर से निर्देश आएंगे उसके अनुसार परीक्षा ले ली जाएगी। हमारी तरफ से परीक्षा से संबंधित सारी तैयारियां पूरी। जैसे बच्चों को कितने दिन पहले सर थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, भाई इस तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है? ये परीक्षा दरअसल एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि मतलब हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसमें कोशिश यही रहेगी, जैसे ही हमारे पास सूचना निदेशालय से आएगी हम विद इन फ्यू मिनट्स अपलोड उसको वेबसाइट पर कर देंगे। सोशल मीडिया के द्वारा कोशिश करेंगे हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचाने की। इसके साथ समाचार पत्रों से भी आपको सूचना जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी। क्या ये मान लिया जाए सर कि 10 दिन पहले तो एटलीस्ट उनको पता चल ही जाएगा? हाँ बिल्कुल, 10 दिन पहले पता चल जाएगा जी। और कोई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में इस टाइम फोबिया है एग्जाम का, चाहे वो 10वीं +2 के हों या एस्टेट के हों। पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा, कितना सॉफ्ट होगा। हालांकि इस मामले में मोदी जी भी स्पेशल बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, फोबिया जरूर रहता है सर। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी जिस प्रकार की भी समाज में, चाहे वह विद्यार्थी हों, चाहे वह युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, जहाँ जिस प्रकार की एक संभावना यह दिखाई देती है कि उनके द्वारा कुछ प्रेरणा मिले, कुछ प्रोत्साहन मिले, तो बाकायदा अपने अनुभवों के आधार पर और बाकायदा न केवल अनुभवों के आधार पर बल्कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक उनकी जो मतलब चर्चा होती है वह होती है। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा न केवल कहीं एक परीक्षा कक्ष में या यूँ कहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर और आंसर शीट पर किन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे देना परीक्षा है। परीक्षा तो इंसान की हर कदम पर होती है, जीवन में हर कदम पर आपकी परीक्षा है। तो जैसे आप अन्य परीक्षाओं में सफल होते हैं, इसी प्रकार से इन परीक्षाओं को भी आप इसी प्रकार से उत्सव की तरह लेकर चलें। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो यह पता चलेगा कि आपको अपने विषय का ज्ञान कितना है। इसके साथ साथ आप अगली कक्षा में अपग्रेड हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप अपनी इस परीक्षा जो पद्धति है इससे रूबरू होते हैं तो इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से आदमी यदि मेहनत करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। सर एक पर्सनल सा सवाल है सर। हाँ जी प्लीज। क्योंकि बच्चों को तो हम मोटिवेट करते ही हैं, कुछ बच्चे मेरे जैसे भी हैं, थोड़े से पढ़ाई में कमजोर हैं। हम तो ये एस्टिमेट लगाते थे 28 नंबर आ गए तो मास्टर इतना सारा कुछ हमने लिख दिया बलात भर का, चाहे उसमें से थोड़ा सा ही हो, टीचर हमें 28 से 33 पे पहुंचा दे। कुछ टीचर्स को भी गाइड कर दीजिए भाई, कर दिन बड़का ने पास, कोई थोड़ा सा चेकिंग थोड़ी सी सॉफ्ट कर दे वो। जगदीप जी, आपने जो क्वेश्चन किया है यह क्वेश्चन उन विद्यार्थियों को खास तौर पर यह रिप्रेजेंट करता है जो थोड़ा यह अपेक्षा करते हैं कि किन्हीं परिस्थितियों वश वो तैयारी अपनी अच्छी नहीं कर सके हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियां हों, चाहे कोई अन्य ऐसी परिस्थितियां हों जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर का एक स्टाइल होता है, क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाता है उसमें हम 3 लेवल लेकर चलते हैं। एक लेवल होता है हमारा जो बिलो एवरेज होता है, जिसमें ऐसे विद्यार्थी जो एक बेसिक नॉलेज अपने विषय का रखते हैं वो भी उनके आंसर दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक एवरेज लेवल होता है और एक होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं वही उनके उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ मैं विद्यार्थियों को सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जब आप परीक्षा में बैठें ध्यान से बड़े शांत स्वभाव से बैठकर प्रश्न को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन के किसी न किसी एक शब्द में उसका पूरा उत्तर छुपा हुआ होता है। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उस क्वेश्चन को जब तक उसका उत्तर दे रहे हैं ध्यान में रखें कि मैं किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ खासतौर पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं कि लिखना शुरू करेंगे सही, लेकिन 2-4 लाइन लिखते लिखते वो यही भूल जाते हैं कि मैं किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ, कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे परीक्षक जो होता है वह समझ जाता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो बहुत कम है। अदरवाइज कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी
न तो बुद्धिहीन होता है, न वो अपने ज्ञान में मतलब कम होता है। कमी है तो सिर्फ इस जगह है कि जैसे हम एक शब्द प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जी क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आंसर देने का एक तरीका, तो तरीका अपना थोड़ा सा अच्छा बनाएं, आत्मविश्वास बनाए रखें। आप फिर पढ़ कर देखें जो आंसर आपने लिखा है कि क्या जो क्वेश्चन था ये वास्तव में उस क्वेश्चन को संतुष्ट करता है। तो पास होना तो मेरे विचार से ज्यादा मुश्किल बात फिर नहीं भी है। थोड़ा सा टीचर को इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि देखिए परीक्षा है, और मैं तो सभी परीक्षार्थियों को बल्कि यह शुभकामना देना चाहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर लें। मैं बताना चाहूंगा आपको एक बड़ी कमाल की बात है इस बार की, जी हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जी जिन परीक्षार्थियों के, जिन बच्चों के 80% से ऊपर नंबर रहे हैं, उन सभी की माताओं को प्रोत्साहन राशि दी है। और आप भी सभी परीक्षार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को, कि आप भी मेरिट में आए, 80% से ऊपर नंबर लें, ताकि आपकी मम्मी को, आपकी माताजी को भी प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दें। इस बार लगभग मैं बताऊं आपको ये कि 60,000 के करीब महिलाओं को यह प्रोत्साहन राशि मिली है। ओके 60,000 जी। तो यह आप देखिए हरियाणा सरकार किस तरह से समाज में एक एक पहलू को किस प्रकार से मतलब कंसीडर करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यह न केवल पूरे समाज के लिए, सरकार के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे राष्ट्र में अपने आप में एक अनुकरणीय ये उदाहरण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि मेरी तो आपके साथ ऐसे ही मतलब वो एक वर्ड वगैरह सांत्वना, जो मेरे जैसे बच्चे उनके लिए मैं तो हमेशा ऐसा ही लगा रहूंगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।